भाई राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट मैं बता देता हूं, आपका आ रहा है भाई और आपकी ये मैं बता देता हूं, ये आ गया राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट। और लीज लायबिलिटी आपकी जो डे 1 पे आ रही है जी, वो आ रही है दो चीजों का सम। इसमें आप प्लस कर देंगे जी 6.74। ये कितना आ गया जी दोनों का सम? नहीं, इन दोनों का सम कितना आ रहा है वैसे? 769 या 5 आएगा ना इसके हिसाब से। हाँ भाई, कोई ऐसा जो ये दो सही निकाल के बैठा हो फिगर्स? नहीं, गुड यार। हल्का सा राउंडिंग ऑफ का फर्क का मसला नहीं है, पर ये कि ये 67 नहीं हो सकता। हाँ मतलब मेरे तो, क्योंकि मैंने तो एक्सेल में किया, तो वो तो एक्यूरेसी से बताएगा ना। ये हल्का फुल्का पॉइंट्स का फर्क होगा। अच्छा आप 1 मिनट दे दो ना खाली, ये वैल्यू तो ट्रेस करवाऊं, वरना टाइम नहीं जा रहा ना तुम्हारा इधर। मुझे एक बात बताओ भाई, समझने के लिए प्लीज इधर फोकस करो। मैंने कहा कि भाई मेरी जो लीज शुरू हो रही है 2020 पे, ऐसा ही है, प्लीज इधर देखिएगा भाई, इसको समझो यार। इधर 2020 पे शुरू हो रही है लीज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला रेंटल पे होगा यहाँ पे, एडवांस है ना? अच्छा जी, आपने कहा कि भाई मई जून जुलाई, यहाँ पे आपका पहला क्वार्टर एंड हो जाएगा। अच्छा फिर आपने कहा कि भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सही है जी। फिर आ जाएगा आपका नवंबर 1, यहाँ पे एक रेंटल पे होगा, यही हो रहा है ना? आई थिंक नशई ने बताया भी है कि यहीं पे हो रहा है। इधर मैं नहीं बताया, बल्कि इधर मुझे एक बात बताओ कि भाई जो मैंने यहाँ पे 5 मिलियन की पेमेंट करनी है, अब इसके आगे सलन पेमेंट्स हैं, तो प्लीज सुनिएगा। अब जो नवंबर 1 के बाद अगली पेमेंट होगी वो कब होगी सर? वो होगी नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी फेब में। बट वो सर फेब 1 2021 होगा। पहले तो ये बता दो कितने लोगों ने इस तरीके से सोचा कि भाई ये तो कहानी है। देखो यार, मैं तुम्हारी जगह हूं, मैं सिंपल एक टाइमलाइन ड्रॉ करूं, उसके हिसाब से काम करूं। सिंपल यार, इतना तो कर सकते हो। नहीं ना, देखो ना, वो बोल रहा है कि साल के अंदर, नहीं रीड कर लेते ना मेरी जान, साल के अंदर जो आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होंगी, वो देखो क्या कह रहा है, कब पे होगी? फ्रॉम नवंबर 1। एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल एट स्टार्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। चलो सही है, इसको मैं यूं कर लेता हूँ, सॉरी मेरी गलती है। सही है, ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स, ये कर लेते हैं, माजरत भाई। चलो जी, इधर इधर प्लीज प्लीज इधर जल्दी। अब मुझे एक बात बताओ, ये आ गया भाई यहाँ पे 5, सही है। अब सर इसके बाद जो मेरी पेमेंट हो रही है वो यहाँ पे हो रही है रेंटल की। अच्छा अब बीच में आ गया सर हमारे पास एक पीरियड जिसको हम कहते हैं दिसंबर 2020। अच्छा आप सोचने की बात यह कि सर अगर मैं इसके ऑनवर्ड्स आगे जाता हूं, सही है जी, तो मेरी ये लीज खत्म हो रही है कब? 4 साल की लीज है। अच्छा मैंने सबसे पहले काम ये किया, 4 इयर्स की लीज में
अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया? 16 पीरियड्स हैं। अच्छा, 16 पीरियड्स का मतलब ये है कि भाई मुझे 16 बार आइडियली रेंटल पे करना है। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि मैं 16 बार पे करूंगा नहीं करूंगा ये अलग सवाल है। अच्छा देखो, पहला तो पे हो गया, अगला पे कब होना था? 1 अगस्त को पे होना था, जो कि उसने बोला नहीं होगा, फिर नवंबर में पे होगा। अच्छा, यानी सर आप ये बात मानते हैं कि जो एक पीरियड है वो रेंट फ्री है, ऐसा ही है? हमने इसमें से ये कटा दिया तो हमारे पास कितने बच गए? 15 पीरियड्स। अब इसको समझो, इसको यहां पे प्लीज। 15 पीरियड्स में से जब मैं एक पीरियड की बात करूं तो वो डे 1 पे हो चुका है। बचे कितने? अच्छा, क्या आप ये मानते हैं, प्लीज फोकस के साथ, क्या आप ये मानते हैं कि इसके आगे जो मैंने ये निकाला है, इसमें देखो अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन हो ना तो हाथ क्या पूछना, मैं खाली ये बता दूं। मुझे बताओ, क्या आप ये मानते हैं कि इसके आगे ऑनवर्ड्स मुझे कोई कुल मिला के 14 रेंटल्स पे करने हैं? तो अब मैं जो प्रेजेंट वैल्यू लूंगा वो कितने पीरियड्स की लूंगा? 14 की, जिसका आंसर आएगा यहां पे। ऐसा ही है। अब जल्दी से मुझे एक बात बताएं, मेरा रेंटल है कोई 5 मिलियन का, और अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, और वो प्रेजेंट वैल्यू आएगी आपकी नवंबर 1 2020 पे, तो आपने कहा सर 5 मिलियन इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.025 की पावर 14। हाँ हाँ कर रहे हैं, सवाल तुमसे सही होता नहीं है, माइनस तुम्हें याद है इधर। अच्छा, व्हाटसोएवर द केस इज, आपने इसमें एडवांस का एक एलिमेंट भी डालना है, क्योंकि रेंटल साल के शुरू में नहीं है, वो साल के आखिर में नहीं है, साल के शुरू में। आपने किया ये कि सर 1 पॉइंट, बताओ ये आंसर कितना आया, चेक कर लो भाई। ओके जी, सही आ गया 59.915। अच्छा, आप प्लीज द फोकस के साथ, क्या हम कह सकते हैं ये 59.915 नवंबर पे था, इसको हम 1.025 दो पीरियड पीछे लेके आऊंगा, कितना आया? पक्की बात है पवन? 57 एग्जैक्ट है, 57.03, दो पीरियड। दो पीरियड कैसे समझाता हूं, नवंबर से आप पहले जाएंगे अगस्त पे, और अगस्त से मई पे, दो पीरियड पीछे आएंगे ना। अच्छा भाई, अब आप आ गए यहाँ पे मई 1 2020 पे। अच्छा, इसके अंदर आपने प्लस कर दिया वो 5, उसकी डिस्काउंटिंग तो उस दिन सेम ही होगी ना, तो ये कितना आ गया? यही है। अच्छा भाई, ये तो आ गया आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स। क्या कोई डाउन पेमेंट है? अगर वो होती तो वो ऐड हो जाती। अच्छा जी, इसके बाद सर आईडीसी है, कितनी है जानी? 1.5 मिलियन। 2 मिलियन नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ रीइंबर्स हो गया। ओके सही है। अभी आईडीसी, इसके कोई डी कमीशनिंग कॉस्ट है आपकी? कितनी है जानी? 2.69, चेक कर लो। ओके जी, ये आ गया 2.69। अच्छा भाई, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, सर वो 10 है?
और ये हमारे पास कुल मिला के 16 पीरियड पीछे आ जाएगी। 6 पॉइंट, बच्चों इसका सम कितना है? आई थिंक ये इसी के करीब आएगा। बता देते हैं यार, बातें नहीं भाई, बातें नहीं। रेजिडुअल वैल्यू 10 इसलिए लिए मैंने क्योंकि उसने गारंटी की है 30, मार्केट से उसको मिल जाएंगे 20, तो मेरी बल्ली कितनी, यानी जाइड को यूज करने के लिए मैक्सिमम दैट आई हैव टू पे वो 10 है। अगर सवाल में लिख के देता कि एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू भी 30 है और तुमने गारंटी भी कितनी की हुई है, तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं आता। सही है। अच्छा भाई जानिए, इसका सम अगर जिंदा नहीं हो तुम लोग तो आई थिंक 73 आना चाहिए या इसके करीब करीब। 73, 72.95। जी आप कुछ कह रही हैं? का इंसेंटिव सही है। क्या 5 प्लस किया जानी? ये आपका 5 जो है ना जानी, ये डे 1 वाला रेंटल है ना? सही है, वो तो नहीं था ना उसमें, अलग से ऐड कर दिया। अच्छा भाई, ऐसा कोई बच्चा है जिसने यहां तक सही किया हो? हल्की सी मिस्टेक। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, बाखुदा देखो, ये मैंने पास पेपर से ही उठाया, उससे मिलता जुलता, उसको अपने हिसाब से अपने दिमाग से चेंज किया और ये बन गया। अब ख्याल रखना एग्जाम में भाई, मैं फिर कहता हूँ तुम में से हर बच्चा, सर मैं जर्नल घुमा रहा हूँ, वो पुराना सवाल बता दे, वो भाई खुदा के वास्ते पास पेपर अगेन एंड अगेन करो, मैक्सिमम जो मुश्किल सवाल है वो अगेन एंड अगेन करो ताकि हाथ साफ हो। मैथ से ये सिर्फ और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, जब मैथ्स अप्लाई करोगे तो सही हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अच्छा भाई, अब आपने, क्या मैं कह सकता हूँ जो मैं अब ग्रीन से हाईलाइट करूंगा वो मेरी लीज लायबिलिटी है। अच्छा लीज लायबिलिटी में ये तो आएगा और प्लस, तो बाकी लेसर को पेबल नहीं है। तो सर आप ये बताएं कि हम एंट्री क्या बना? सर आप एंट्री ये बनाए, राइट और यूज ऑफ एसेट डेबिट 72.95 से। सही है जी। अच्छा भाई इसके बाद सर आपने प्लीज मुझे बता दें लीज लायबिलिटी इन दोनों का सम कितना आ गया? 75, 76 कर लेते हैं जी। अच्छा भाई ये आ गया आपके पास प्रोविजन फॉर, आखिर में एक उसका पॉइंट्स का फर्क आएगा बस, कोई मसला नहीं है। इधर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग जानी 2.69, आईडी से तो नहीं लिखेंगे खैर। कैश कितना जानी? 1.5। अब दूसरी स्टेज जो ये है कि आपको तमीज होनी चाहिए शेड्यूल बनाने की। आपने ये कैलकुलेशन कर ली, इसके कुछ नंबर मिल गए। अब असल गेम तो तब है जब आप शेड्यूल में से बैलेंस शीट बनाने के लिए अपनी अमाउंट्स सही निकालें। तो अब जल्दी शुरू हो जाए, वो करके दिखाएं। और आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि रेजल्ट वैल्यू कब लेनी है कब नहीं लेनी। सही जी, जल्दी से। इसके बाद एंट्री बनाओगे ना फैज, मैंने अभी तो लीज लायबिलिटी में रखा हुआ है ना उसको, पहले दिन की एंट्री भी बना दो। लीज लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट 5 से। सही है, ये मई 1 को बन गई है। हाँ भाई शेड्यूल बनाओगे? बनवाऊं? बन गया मेहमान, पक्की बात है। बैलेंस शीट की अमाउंट बता दे जिसपे मेरे पास राइट आएगा और लीज लायबिलिटी आएगी। चलिए जी, लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट में ब्रेक किया।
चलो देखते हैं। अच्छा भाई बिलाल कह रहे हैं क्या राइड को हम पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे? भाई बताओ। 8 मंथ्स ना, फ्रॉम मे टू दिसंबर। वो ग्रो क्या आएगी? 8 मंथ्स क्वार्टरली ग्रो का एक साथ बुक कर लो, उसका तो मसला ही नहीं है ना, नहीं होता ना फर्क। इसका प्रिंसिपल कब चेंज होगा? ईयरली। ईयरली तुमने प्रेजेंट वैल्यू कैसे ली है? तो फिर क्वार्टरली ग्रो करा। देखो भाई तुमने क्वार्टरली ग्रो करने का मतलब है क्वार्टरली कंपाउंडिंग, सही है ना? तो उसको एनुअल पे लेके चलता अलग से, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। नहीं फिर नीचे फॉर्मूले में भी एनुअल लेते हैं जब प्रेजेंट वैल्यू ली है ना तुमने। हाँ आंसर सेम आता। हाँ नहीं तो वो करंट नॉन करंट 2 सालों का तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, कह रहे प्रैक्टिस के लिए। अच्छा भाई बिलाल कह रहे हैं यहाँ पे राइट क्या 1 जनवरी को नहीं मिल गया? बेटा सवाल देख लो ना। पोजेशन कब मिला है भाई? मैं उसको ये कहूं कि 2 साल पहले एग्रीमेंट हुआ है और एसेट वो 2 साल बाद दे रहा, तो क्या मतलब मैं उसको पैसे की पेमेंट के 2 साल पहले ही करूंगा क्या? शेड्यूल बना लेते हैं जी। अच्छा जी यार इधर देख लेना, ये समझने के लिए मैंने डिटेल बनाया, ये आप लोगों ने ऑब्वियसली यूं लंबी की होगी, हमने यूं लंबी की है। सही है जी। इधर बहुत सुकून से समझना इस वाले शेड्यूल को, ताकि मतलब यही वो चीज, अब इसमें आगे पीछे अगर नंबर्स होते हैं या क्वार्टर चेंज होते हैं, सेमी एनुअली होते हैं, तो उसमें खेलना आना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट के लिए ये बेहतरीन है। इधर मैं अगर ये कहूं कि भाई मेरे पास लीज जो है वो यहां से शुरू हो रही है, ऐसा ही है, और वो ईयर है 2020। इतनी सी भी कंफ्यूजन हो, हाथ क्या क्लियर करना, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना एग्जाम तक। इधर अच्छा मेरे पास मेरे हिसाब से जो लीज लाइबिलिटी का सम बना था वो दिस प्लस दिस था, ऐसा ही है। पर क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों में से 5 मिलियन की पेमेंट तो उसी वक्त हो गई? तो कैलकुलेटर निकालो, इन दोनों को सम करो और इसमें से 5 मिलियन माइनस करो, ये आता है। आपके पास भी एडजस्टेड ओपनिंग यही आया होगा, ऐसा ही है। अच्छा आप समझें इस बात को। अब अगर मैं टाइमलाइन पे फोकस करूं तो टाइमलाइन के हिसाब से आपने यहां से यहां तक का इंटरेस्ट बुक किया होगा। चलो आगे जाने से पहले 2-3 चीजें क्लियर करूं ताकि कॉन्सेप्चुअली साउंड हो जाओ। प्लीज बहुत फोकस के साथ इधर देखना। क्या मैं कह सकता हूं, इधर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इधर देखना। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाली जो अमाउंट है 57.03, 57.03 इस वाली अमाउंट के अंदर अब शामिल है? मैं यहां पे लिख भी देता हूं 57.03 है इसके अंदर और 6.74 है।
चेक कर लो ये बनता है, एक बार मतलब रिकन्फर्म कर लो, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन यही है, यही बनता है। अच्छा भाई, यानी सर हमने ये कहा वो 5 बिलियन को कटाने के बाद इसके अंदर दो प्रिंसिपल बचे हैं। एक वो प्रिंसिपल जिसकी पेमेंट, या बहुत सुकून से समझना, एक वो प्रिंसिपल जिसकी पेमेंट 1 नवंबर से होगी, वो ये है, और एक वो प्रिंसिपल जिसकी पेमेंट होनी ही आखिर में। पहले तो दोनों में फर्क समझ आया? अच्छा जी, तो अब मसला ये है कि ये 57.03 पहली मई पे आया हुआ है, इसको मैं पहले ग्रो करवा के कहां लेके जाऊं, 1 नवंबर पे। तो क्या आप ये मानते हैं जब मैं इसको ग्रो करवा के वहां लेके जाऊंगा तो वो कुछ इसके इक्वल आ जाएगा? जब पीछे इसको लेके आया तो वो कम हो गया, ग्रो करवाऊंगा तो यही पहुंचूंगा ना। पर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसके साथ साथ लीज लायबिलिटी के अंदर जो रेजिडुअल वैल्यू है वो भी क्या हो रही होगी, ग्रो हो रही होगी। पहले मतलब दोनों बातें समझ आई, क्लियर है? अच्छा भाई, अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि 3 महीने का इंटरेस्ट बुक किया और मैंने कहा अगस्त में कोई सेटलमेंट नहीं है। मैंने क्या किया, इस जैसी बात है जब कोई सेटलमेंट नहीं है वो प्रिंसिपल का पार्ट बन गया, तो मैंने रेंट फ्री पीरियड का खाली इंटरेस्ट उसमें ग्रो करवाया। तो प्लीज 63.77 में प्लस करें 1.59, यही आ गया सर। अब हम आ गए 1 अगस्त पे। मैं तुमसे पूछता हूं कि यहां से पेमेंट शुरू हुई है, इसके भी 3 महीने बाद, इसके भी 3 महीने बाद। अब लॉजिकली समझते हैं इस बात को, ताकि आप चाहो तो बाद में लिख भी लेना अपने पास, प्लीज सुनो इस बात को। क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने फिर इंटरेस्ट बुक किया? अच्छा, अब एक बात समझें, जब मैंने इंटरेस्ट बुक किया तो 65.36 प्लस 1.63 करें, इन दोनों का सम बताएं प्लीज। याद है? चेक कर लें। 66 नहीं सही है, मतलब वो अगर इसको सम करके अगर एग्जैक्ट 66.99 आया तो यही लिखो, कोई मसले वाली बात नहीं है इधर। अब मुझे एक बात बताएं कि सर इन दोनों को जब सम किया तो मेरा प्रिंसिपल ये आ गया। अब इस प्रिंसिपल के अंदर भी दो चीजें हैं, एक वो प्रिंसिपल जो अब सेटल होगा और एक वो प्रिंसिपल जो आखिर में सेटल होगा। अच्छा, अब समझने की बात, ये कंफ्यूजन क्लियर करता हूं मैं। मुझे बताओ, अगर ये रेंटल इन एरियर होता ना, मैं बहुत सुकून से समझा रहा हूं, इस बात को पिक करना, क्योंकि अब इसके बाद ये बता रहा हूं ना, आखिरी स्टेज है। अगर ये रेंटल इन एरियर होता तो इस प्रिंसिपल के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता और रेंटल में से वो इंटरेस्ट माइनस होता, फिर वो प्रिंसिपल की सेटलमेंट होती। मेरी बात समझे? नहीं समझ आए तो मैं रिपीट करता हूं, सुने। अगर ये बच्चों रेंटल इन एरियर होता तो रेंटल इन एरियर का मतलब ये है कि पहले 3 महीने का इंटरेस्ट बुक होगा और फिर पे होगा। तो समझने की बात यह है कि अगर 3 महीने का इंटरेस्ट बुक होता तो पहले उस रेंटल में से ये इंटरेस्ट माइनस होता, तब प्रिंसिपल रीपेमेंट आती। पर ये इस केस में रेंटल इन एरियर है, एडवांस है। तो एडवांस का मतलब यह है कि मैं पूरा 5 प्रिंसिपल के नाम पे माइनस कर दूंगा, क्योंकि इस रेंटल पे इंटरेस्ट ड्यू ही नहीं होने दूंगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि पहले दिन पे पे कर रहा हूं। बात क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। मैं कह रहा हूं 1 नवंबर पे, मैं कह रहा हूं कि भाई पहली पेमेंट पहले दिन ही करती तो काहे का इंटरेस्ट, ये बात कह रहा हूं मैं, सही है? तो आपने क्या किया बच्चों, इन दोनों को प्लस करके 5 माइनस किया, तो क्या आपके पास ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गई? अब एक चीज सुनना, अब जो भी इंटरेस्ट तुम बुक करोगे उसके अंदर से पहले क्या माइनस करोगे? अब जो भी इंटरेस्ट बुक करोगे पहले उस रेंटल में से वो इंटरेस्ट माइनस करोगे, फिर प्रिंसिपल आएगा। बात क्लियर है? चलिए जी, देखो, एज गुड एज तुम यूं समझो, इधर सुनो, एज गुड एज तुम ये समझो कि लीज यहां से शुरू हो रही है, तो पहला प्रिंसिपल पहले दिन पे हो गया ना। अब होगा क्या, अगली बार इंटरेस्ट बुक होगा और फिर रेंटल में से माइनस होके पे होगा, ये सारी चीजें। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूं 1 नवंबर पे। 1 नवंबर के बाद मुझे पता है मेरा अगला रेंटल पे होना है कब, 1 फेब को, यानी अगले साल। पर क्या मैं इस साल 2 महीने का इंटरेस्ट बुक करूं? ये आ गया जी। सर ये कैसे निकाला आपने? मैंने किया ये कि 2.5% इंटू
2/3, सही है जी। अच्छा क्वार्टरली रेट है तो उसके हिसाब से किया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरा प्रिंसिपल, बहुत सुकून से समझना, क्या मेरा प्रिंसिपल सेम रहा या चेंज हो गया? सेम रहा। अब मैं इसी 62 पे वापस से 1 महीने का इंटरेस्ट बुक करूंगा। तो आप करेंगे ये कि सर यहां पे मैं लिख देता हूं कि आपने इसको मल्टीप्लाई किया 2.5% से, अब क्या करेंगे 1/3। क्या अब मैं कह सकता हूं कि अब जो इंटरेस्ट बुक हुआ है, अब जो रेंटल पे होगा उसके अंदर ये इंटरेस्ट भी होगा, ऐसा है? तो मुझे एक बात बताओ कि अब जो रेंटल पे करूंगा उसके अंदर एक ये वाला इंटरेस्ट होगा और एक ये वाला इंटरेस्ट होगा। प्लीज कैलकुलेटर पे 5 में से ये दोनों माइनस करो तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो ये आ रहा है। अच्छा अब प्लीज समझिएगा, मेरे पास ओपनिंग प्रिंसिपल कितना था 62 का, बचा कितना और सेटल कितना हुआ 3.45, तो बचा कितना 58.54। अब ये ऐसी कहानी चलती रहेगी क्योंकि अब इसके आगे कोई रेंट फ्री पीरियड नहीं है। यहां तक कोई सवाल है ऑनलाइन में, तुम सब तो पूछ लो हाथ के हाथ, या कोई भी कंफ्यूजन, मैं फिर बोल रहा हूं खुले दिल से पूछो, कैरी नहीं करना इसको, कोई मसला? हाँ जी, सब क्लियर? देखो मैं कह रहा हूं ना पवन, जैसे हम एनुअल अगर करें, एनुअल वाला गेम, नहीं समझो तो सही, मैं कह रहा हूँ एनुअल वाला गेम करो तो एनुअल एनुअल रेंटल्स में क्या होता था, 1 साल इंटरेस्ट बुक होता था, पे कब होता था अगले साल पर, ये क्वार्टर में हो रहा है कि अच्छा तो सर आपने पहले रेंटल में से इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि वो तो पहला दिन है, रेंट फ्री पीरियड के बाद वो पहला दिन है जब से रेंटल शुरू हो रहा है, सही है, इस वजह से। अच्छा अब्दुल बासित, कौन सी फर्स्ट फैब वाली रिपीट कर दूं? यानी फर्स्ट फैब में से आप सिंपल ये करें, 5 को पिक करें और 5 में से ये वाला इंटरेस्ट माइनस करें और ये वाला इंटरेस्ट माइनस करें 3 महीने का, तो आपको पता लग जाएगा प्रिंसिपल कितना पे हुआ है। क्लियर है? अच्छा जी, अब इस शेड्यूल के बाद, अब इस शेड्यूल के बाद सर हम बना सकते हैं कैलकुलेटर निकालो जल्दी, दस्ती एकदम। बिल्कुल ऐसा ही है रोहान। अच्छा रोहान ने एक अच्छी बात लिखी है, क्या ये सही कह रहे हैं कि रेंट फ्री पीरियड का मतलब ये कि सिर्फ उसमें इंटरेस्ट बुक होगा, और फिर हम अज्यूम ये करेंगे कि जब रेंट फ्री पीरियड खत्म हुआ तो लीज असल में तब से शुरू हुई है। बात क्लियर है? पर ये याद रखना। ओके अब इधर देखें भाई, मुझे एक बात बताएं, मेरे पास यहां पे फाइनेंस कॉस्ट आनी चाहिए, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए, वैसे किसी ने निकाली है? कितनी आ रही है नुमान फाइनेंस कॉस्ट? 4.42। चले चेक कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं यार जानी, बातें नहीं। इधर मुझे बताओ पहला इंटरेस्ट, अच्छा अब इसको हाईलाइट कर लेते हैं दूसरे से ताकि हमें ये याद रहे, ब्लू से हाईलाइट कर लेते हैं भाई। इधर पहला इंटरेस्ट ये आ गया सर हमारा, दूसरा इंटरेस्ट, और सही आ गया तीसरा। आप क्या 0.52 लेंगे जो अगले उसमें आ रहा है? रीजन वो अगले साल, इस साल अक्रूवल बुक हुआ है, सेटल कब होगा? और अगले साल का 1 महीना अगले साल में बुक होगा, यहाँ पे बुक ड्यू टू मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऐसा ही है। चलिए जी, अब इसके आगे सर हमने ये कहा कि जब आपने इस सब को सम किया तो आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया ऑन लीज, कितने का बच्चों? 4.25, पक्की बात है सही है, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज आ गया। हाँ जी, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी आएगा?
अच्छा भाई, अब आप लोगों ने क्योंकि यहाँ पे आई थिंक क्वार्टरली लिया ये है ना, 6 पीरियड पीछे, तो अब आप एक काम ये करेंगे, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी भाई? 2.69। तो आपने बच्चों किया ये कि 2.69 पे अगर मैं इसको ग्रो करवा दूं 1.025 की पावर, अच्छा अगर मैं क्वार्टरली लेके चल रहा हूं तो इसकी पावर में कितनी लगा दूं, कितने क्वार्टर आगे गया ये? 2 पॉइंट समथिंग। इसको यूं कर लो, सिंपल कर लेते हैं। नहीं नहीं, 10% था ना। सही है जी, कितने मंथ्स हो गए? ये कर लो, कितना आ गया? 0.179, ऐसा ही है। 19, अभी तो तेरी कंपाउंडिंग हुई हुई है ना, वो कर लेते हैं, चला जाए। ये ले भाई 2.5 आ गया। नहीं पर इसमें कंपाउंडिंग हमें लंबी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ, इसी से भी यही आ रहा है। वही तो कह रहा हूं, तो अब यही कर देना, आ जाओ। ये आ गया भाई हमारे पास 1.025। सही है, क्वार्टर आगे ले जाते ना, फिर इस पे 2 महीने का अलग से बुक कर लेंगे अगर कंपाउंडिंग कर रहे हैं। अच्छा भाई, इधर बातें नहीं, इधर सब, इधर फोकस। अच्छा भाई, मैंने कहा कि भाई अगर मैं देखूं कितने क्वार्टर्स आ रहे हैं, मई से लेके मई जून जुलाई, सही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, सही है जी। अच्छा मैं सिंपल एक काम करूं, इसकी पावर मैंने 2 की, जल्दी बताओ कितना आया? 2.83। ये मेरी आ गई लायबिलिटी की वैल्यू। अच्छा इसमें से ये माइनस कर दो, यानी इसमें से ये माइनस करें जल्दी। 0.18, 14, चले इधर कोई मसला नहीं। अब आपने क्या किया, 0.025 कितना आ गया? 0.47 है जानी। ओके जी, ये आ गया सर 0.047। क्योंकि हमने ऊपर कंपाउंडिंग की हुई है तो ये एक्यूरेसी से इन दोनों का सम मेरे पास आ गया, फाइनेंस कॉस्ट 0.187। सर आपने सिंपल एक ये काम किया, आपने यहां पे जाके लिख दिया 0.187। ठीक हो गया जी, एक्यूरेट आ गया ये। हमने कोई वो कंपाउंडिंग एनुअली नहीं बल्कि क्वार्टरली कर ली। भाई ऑनलाइन मतलब इसमें कोई मसला तो बता दो। पहले लायबिलिटी की वैल्यू निकाली हमने अक्टूबर पे, और फिर हमने 2 महीने का इंटरेस्ट बुक किया। अच्छा अगर मुझे लायबिलिटी की वैल्यू चाहिए तो इस इंटरेस्ट के अंदर प्लस कर दो 2 पॉइंट, लायबिलिटी वैल्यू एट 31 दिसंबर कितना आ रहा है? 2.877। सही है, क्योंकि इतना ही ग्रो हुआ है ना अभी तक। अच्छा भाई हमारे पास, दादा यार बातें नहीं करो भाई, काहे की बातें हैं ये, बातें नहीं करो यार। अच्छा भाई आपके पास आ गया, यानी ऊपर फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग डाली है ना, नॉन करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग आपने निकाल लिया 2.877। ठीक हो गया जी। अच्छा भाई आर ओ यू ए निकाल लें, कितना आ रहा राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट? ये तो सिंपल बता सकते हो, 50 पॉइंट। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन भी बता दो जानी।
वो जितने पे कैपिटलाइज किया था उसमें से ये माइनस कर दो 12.167। अच्छा भाई ये हो गया। इसके बाद सर नॉन करंट लायबिलिटीज में, यार ये देखो अब देखने वाली बात है। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपके पास लीज लायबिलिटी भी आएगी। अच्छा भाई अब कोई देख के बताए कि नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज लायबिलिटी कितनी आएगी? 47 पॉइंट। यार ज्यादा बातें कर रहे हो, बिला वजह डिस्टर्बेंस हो रही है। काहे की बातें हैं भाई, ये काहे की बातें हैं? इधर देख लो, एक बंदा समझा रहा है। मुझे एक बात बताओ भाई, अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं तुम लोगों से फोकस करके कि मुझे ये बता दो नॉन करंट लायबिलिटीज में ऑनलाइन वालों और तुम सब कितने की लायबिलिटी आएगी नॉन करंट में? 47 पॉइंट। मेरे को अपेरेंटली फेस पे दिख रही है मेरे शेड्यूल में, फिर चेक करो। नॉन करंट की बात कर रहा हूं। अच्छा देखो, मैं अगर तुम्हें बताऊं ना, इधर देखो जानी फोकस के साथ, मेरे हिसाब से टोटल लायबिलिटी ये है। एक मिनट समझाने दो। टोटल लायबिलिटी ये है। अब इसके बनेंगे दो हिस्से, इसमें से कुछ सेटल होगा अगले साल, और ये सिर्फ प्रिंसिपल है। ये सिर्फ क्या है? प्रिंसिपल है। भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, ये तुम सबको बात समझ आ रही है कि ये सिर्फ प्रिंसिपल है। अब इसके आप बनाएंगे दो हिस्से। अच्छा अगर मैं अपना शेड्यूल देखूं तो मेरे शेड्यूल के अंदर मुझे एक चीज पता है कि जो जो सेटलमेंट पे नेगेटिव आ रहे हैं, जो जो सेटलमेंट पे, वो अगले साल सेटल हो रहे हैं। वो अगले साल सेटल हो रहे हैं। कैलकुलेटर उठाओ। क्या मैं कह सकता हूं 3.45 अगले साल सेटल होगा? प्रिंसिपल है ना। इसके बाद 3.54 अगले साल सेटल होगा, प्लस कर दो इसके अंदर। 3.62 आ गया, 3.72 आ गया। इसके अलावा अगले साल कोई सेटलमेंट नहीं है। ऐसा है। कितना आ गया? 14 पॉइंट, यही है। ये हमारे पास आ गया कौन सा पोर्शन? और मुझे पता है ये वाली जो अमाउंट है ऑनवर्ड्स अगले साल सेटल होगी, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो यही आएगा कितना? 47.67। ये आ गया जी। देखो एग्जामिनर ने टेस्ट ही ये करना है कि क्या इस बंदे को सामने जो एग्जाम देने आया है सिर्फ कॉन्सेप्ट का रट्टा लगा हुआ है, या इसको तमीज भी है कि इसको पता है कि भाई अगले साल कितना सेटल होना है, उसके अगले साल कितना सेटल होना है। क्योंकि ये इतनी अहम चीज है इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑडिट, क्योंकि डेट कोवेनेंट्स का मसला होता है, और डेट कोवेनेंट्स में आपको करंट रेशियो मेंटेन करना होता है। तो बाज औकात कंपनीज क्या करती हैं, अपनी करंट लायबिलिटीज को कोशिश करती है कहां फेंक दें? नॉन करंट में, और बाज औकात नॉन करंट को करंट में। तो अगर ये फर्क नहीं किया तो डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का रिस्क हाई हो जाता है। और जब उनका रिस्क हाई हो जाता है, वो तुम ये डिटेक्ट कैसे करोगे? जब तुम्हें ये पता हो कि करंट में कब क्लासिफाई करना है, नॉन करंट में कब करना है। भाई ये वाली बात याद रहेगी। ये तुम्हारे सामने तभी ऐसा शेड्यूल बनाया ईयर वाइज ताकि याद रहे। हाँ भाई इसमें कोई पंगा? इंटरेस्ट पेबल आएगा बिल्कुल 2 महीने का। करंट वाला बता देता हूँ। देखो आप अगर इसमें जानी 2021 देखोगे ना, तो 2021 में मैंने जितने भी नेगेटिव रखे हुए हैं प्रिंसिपल की सेटलमेंट, वो कब सेटल होंगे? यानी 2021 में। तो 2021 मेरा इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर है ना, तो वो कौन सा पीरियड हो गया? करंट पीरियड। तो उसके आगे जितना भी है नॉन करंट। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 47.67 जो आखिरी कॉलम में आ रहा है, सबसे सेकंड लास्ट में, सॉरी। तो जो 47.67 है वो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अगले साल सेटल नहीं होगा, बल्कि अगले साल बच जाएगा। वो कब सेटल होगा? तो हम कह सकते हैं वो नॉन करंट है। सही है। ऐसे हमने उसको बाइफरकेट किया है। जी यानी प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, बेटा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कब सेटल होगा? 1 साल में या 3-4 सालों में? पहले मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ।
4 सालों में, ये करंट पोर्शन में आखिरी साल में आएगा। मैंने सवाल कराया, मुझे एक सवाल लाके दिखा के जिसमें करंट में डाला हो, ये नहीं बोल के मैंने कराया, गलत बोल रहा तू। मैं कह रहा हूं कि करंट में आ नहीं सकता। वो मैंने सोल्यूशन, मैं चलो ये भी अज्यूम कर लेता हूं कि अगर मैंने सोल्यूशन दिया हो उसमें क्लासिफिकेशन जल्दबाजी में कॉपी पेस्ट हो गई हो, पर अभी मैं बोल रहा हूं तो उस पर यकीन कर। सही है, पुरानी बातें भूल जा, मैंने कुछ याद किया? हाँ, इधर जल्दी। अच्छा भाई, भाई यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल भी आएगा, डाल दो वरना मर जाओगे तुम लोग इधर। अच्छा पहले लीज लायबिलिटी चिपकाओ यहाँ पे। करंट वाली कितनी निकाली थी भाई? 14.33। यानी यही है। और नॉन करंट में 47 पॉइंट। और सर आपके पास यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट पेएबल कितना है जी? 1.03। यही है। अच्छा देखो यार, एग्जामिनर ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे ही फेल नहीं करेगा। उसको ये डेटा चाहिए होता है, उसको भाई फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। देखो कैलकुलेशन करके आओगे ना उसके दिमाग में, ये मैं क्योंकि बता रहा हूँ, मेरी एक हफ्ता पहले डिस्कशन हुई आईकेट के सेमिनार में। सही है जी। उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई देख, बच्चे को कैलकुलेशन आती है। मैंने रिक्वायरमेंट में मांगा उससे ये कि भाई मुझे बता बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ आएगी। वो कैलकुलेशन करके बोलता है कि उसने मेरे बाप पे एहसान किया है। बोला भाई खुद डाल दियो जो तेरे को समझ आ रहा है। उनके ये अल्फाज थे। वो ये बोल रहे भाई, वो कैलकुलेशन करके बोलता है कि मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। भाई बोलता है मार्क्स मिलेंगे, बस सिर्फ कैलकुलेशन के मिलेंगे। फिर अगर वो जो 16-17 नंबर का सवाल है ना, वो उसमें से आधे नंबर लेके जाता है, क्योंकि आधे नंबर किसके होते हैं? प्रेजेंटेशन के, रिक्वायरमेंट के। तो भाई फिर अगर तुम फेल होते हो तो फिर उसमें ना गिले शिकवे नहीं होने चाहिए कि यार मैंने तो पूरा पेपर किया था। भाई तूने पूरा नहीं किया था, तूने सिर्फ कैलकुलेशन की थी। तुम लोग कैलकुलेशन को पूरा पेपर कहते हो। अब जब मैंने IAS 1 करवाया था तो तुम्हारी शक्लें देखी थी मैंने। कैलकुलेशन करके बोलोगे बैलेंस शीट में खुद डालूंगा बाद में। सही है। तो भाई खुदा के वास्ते, ये आखिर में सिखा रहा हूँ, पेपर पास करने के लिए उसको फाइनल प्रोडक्ट देना तुम्हें जो रिक्वायरमेंट है। अब देखो ना, ये अगर तुम प्रैक्टिकली फर्म में जब ऑडिट करने भी जाओगे ना, पीछे MIS होती है, फिक्स एसेट के रजिस्टर होते हैं, क्या क्या होता है, तो उसकी सारी क्लब प्रेजेंटेशन कहाँ आती है? बैलेंस शीट। और रीडिंग तो यहाँ से होती है ना, कितनी लायबिलिटी है कितनी ये, इसकी बैक एंड पे वर्किंग होती है यार। बट इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। क्लियर है? अच्छा भाई, इसमें कोई सवाल है तो पूछें। अच्छा भाई, बिलाल अहमद कह रहे हैं कि सर इंटरेस्ट पेएबल और लीज लायबिलिटी एक साथ दिखा दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट करके। यानी इससे होगा ये कि तुम ये कह रहे हो कि मुझे लीज लायबिलिटी इतनी पे करनी है, जबकि लीज लायबिलिटी इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। प्रैक्टिकली भी अलग से दिखाया जाता है। सही है। ROU डेप्रिशिएट कितने से हुआ है? अब्दुल बासित ये तो सामने 12.167। और कितने महीने हुआ है? तो 10 महीने। अच्छा भाई जैद, हाँ 8 महीने में से ओके, 8 मंथ। इसके बाद भाई एक बच्चा कह रहा है कि सर इंटरेस्ट पेएबल करंट में क्यों शो किया? खुदा के वास्ते बताओ, क्या 2 सालों में सेटल होगा या अगले साल के 1 महीने बाद? अगले साल के 1 महीने बाद। और एक और सवाल नहीं आ जाए वो पहले ही बता देता हूं कि सर वो बाकी इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे हो? सर वो तो अप्रूव नहीं हुए, तो आपने शेड्यूल में क्यों डाले? ओ भाई वो वर्किंग है। सही है जी। मतलब ऐसा भी दिमाग में आता है ना, सर वर्किंग की इंटरेस्ट क्यों नहीं डाल रहे हो? बात क्लियर है? ओके जी भाई, अल्लाह की कसम अब ये याद रखना लीज में। सही है जी। ये तो भाई हमारे प्यारे से बाबू खत्म हो गए, लेसी शुरू हो जाए लेसर पे जल्दी से। तभी तो कॉम्प्रिहेंसिव सवाल बनाया कि सारी चुरंगियां यहीं रिवाइज हो जाए। ऐसे क्या देख रहे हो भाई, लेसर है इसमें। सही है। पर मैं आपको बात बताऊं, आपको लेसर के लिए शेड्यूल अलग बनाना होगा। रेट का मसला है, अमाउंट्स का मसला है। भाई मेरी बात समझे, लेसर के लिए रेट का भी मसला है। और क्योंकि हमने यहाँ पे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड डाली है, वो नशे 100% लेगा।
पर 100% कितनी? 20, 10 या 30? वेरी गुड, चलें शुरू हो जाएं जी। हाँ देखो ये याद रखना है, 30 लेगा। 100% रिकवरी फ्रॉम मार्केट। सवाल लिखा दे। हाँ अच्छा भाई ये सुनो, हमारे नुमान भाई ये कह रहे हैं, जल्दी बातें नहीं सुनो, नुमान भाई कह रहे हैं सर रिकवरी फ्रॉम मार्केट इज 20, तो बाकी 10 ये दे देगा, मिलेंगे पूरे 30। सही है, इसलिए 30। समझा? ये गेम्स हैं। बिस्मा कह रही है सर ये मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है। नहीं नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं नहीं बेटा, ये वाला क्वेश्चन है, यही वाला करना है अभी, यही अभी लेसर पे रुके हुए हैं। करवाऊं या करोगे सवाल? वेरी गुड जी, करें। अच्छा जी भाई, अब मेरे ख्याल से इतना टाइम सफिशिएंट है। चलो जी, खाली ये तो बता दो NIFL क्या इतने से बुक किया? 78.5 पक्का? चलो गुड। हाँ वो मेरा भी यही होगा तकरीबन, मिलियंस में तो नहीं। तीन परसेंट ही यूज हुआ है। अच्छा भाई, फामिया आप पूछ रही हैं कि इंक्रीमेंटल रेट क्यों नहीं? देखो इंक्रीमेंटल रेट इसलिए नहीं क्योंकि लेसर तो अपने पास से वही चार्ज करेगा ना जो उसका डिजायर्ड है। अच्छा अब देखो, मुझे यहाँ ये कैसे पता लग रहा है ये आर्टिफिशियली लो नहीं है? बिल्कुल। अच्छा अगर ये कहता कि मार्केट रेट 14% का है, तो अकाउंटिंग किस पे होती? 14% पे होती। सही है ना? ये बात याद रखिएगा। हाँ भाई, करंट क्वेश्चन में बताओगे कितना आ रहा है? 11.44। अच्छा एक बार यहां से भी मैच कर लो पवन, ये कैलकुलेट कर। 2.81, 2.89, 89, 2.98,
और 3.07 11 पॉइंट, हाँ बस ये इसके हिसाब से ना 11 पॉइंट, हाँ यही है ना। अच्छा भाई इसके बाद आप बनाते हैं सर मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा वैसे अगर हम देखें तो ईयर 2021 जो कि अगला साल है, उसके अंदर कितने रेंडल रिसीव होंगे? 4 रेंडल, पक्की बात है। यहां से भी देखें 1 2 3 और 4, 4 रेंडल। अच्छा तो ये हो गया 5 4 20, ऐसा ही है जी। पर सर आखिर में 20 प्लस 30 ये हो जाएगा 50। अभी बताता हूँ ना। हाँ जी क्या कह रहे हैं? अच्छा सॉरी, सही कह रहे हो, आखिर में एक ही होगा और सर वो हो जाएगा 35। सही कह रहे हो, ओके जी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ भाई, इन सब के सम अगर करूं मैं तो मुझे बताओ कितना आता है? 95। मैं इसको कहता हूं सर आज के बाद अच्छा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इसको इसलिए कहता हूं क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट का एलिमेंट भी, यानी मुझे ग्रॉस इतने मिलने हैं, ये इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस, बट मेरी बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड हुआ हुआ नेट। चलिए जी, तो उसके लिए हमें बनानी होगी सर रिकंसिलिएशन। हमारे पास आ गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज 95। हमने कहा अच्छा भाई अच्छा भाई एक आ गया इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू और एक आ गया इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। अच्छा ड्यू हो गया और रिसीव नहीं हुआ वो है 1.46, यही है। अच्छा भाई इसके अलावा आपको अगर बकाया चाहिए तो आप करें ये कि भाई ये जितने भी इंटरेस्ट की चुरंगी हैं, इन हाईलाइटेड को प्लस करें या तो एक काम करें बैलेंसिंग फिगर। अच्छा सबसे पहले तो मुझे बताएं ये कि आप यहाँ पे प्रिंसिपल रख देंगे 73 का, यह आ गया आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज। अच्छा जी तो वो इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू कितना है बैलेंसिंग फिगर? कितना सॉरी, चेक कर लो, यही है। अच्छा भाई फिर नेट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज में से आप माइनस कर देते हैं करंट पोर्शन। तो सर करंट पोर्शन कितना है जी? 11 पॉइंट
इसमें से माइनस करो तो ये आ गया इस तरीके से। कोई आपने प्रेजेंटेशन करनी है एग्जाम में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लीज, इंटरेस्ट जो है वो माइनस करो और जो करंट पोर्शन है वो माइनस करो, कौन सा बच जाएगा? नॉन करंट। रायते ले लियो। अच्छा भाई ये क्लियर है बात? इसमें कोई सवाल? पक्की बात है? या ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, दस्ती। विद इन 1 ईयर भी लिखो, कोई मसले वाली बात नहीं। अबे जानी थोड़ी वापस से मैथ्स वगैरह सही हुई, चीजें ग्रिप में आई वापस? अच्छा भाई अब कौन सा लास्ट में 35 इसलिए लिया क्योंकि आखिरी 2024 के अंदर सिर्फ एक ही रेंटल मिलेगा ना, सही है, तो वो अकॉर्डिंगली। अच्छा भाई अब इस चीज के बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये सवाल मैं देखो क्वार्टर नहीं, या तो एग्जाम में भी तो आ सकता है ना। अच्छा देखो ये तो मैंने जानबूझ के 4 साल लगा था ना, एग्जाम में क्वार्टरली आएगा तो 2.5 ईयर से ऊपर नहीं आया, ये भी चेक कर लो, नहीं आया। उसको भी पता है टाइम कंस्ट्रेंट है, पर मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूं कि पेपर में ये क्रिएट कर देगा पैनिक। और ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सही ऐसे होगा जब तुम अगेन एंड अगेन सवाल करोगे, उससे जो आपका टाइम है वो प्रैक्टिस का वो रिड्यूस होता रहता है, क्योंकि आपका जो पिक करने का पावर है वो तेज होता है। मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज खुदा के वास्ते प्रैक्टिस ज्यादा करें, सही है जी। मैं भी सवाल देता हूँ और रोज एक एक सवाल वहां पे इन्फ्लेट करता हूँ, उसको कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ यार अगेन अगेन सवाल करो, रिवाइज अच्छे से होगा, जनरल घुमाने से कुछ नहीं होना। आज मैं कोशिश करूंगा या कल शाम तक मैं आपको कंसोल की रिकॉर्डिंग दूं, मतलब कॉन्सेप्ट्स की, फिर हम एक सवाल करेंगे, सही है जी। अच्छा जी जल्दी शुरू हो जाए इस पे। हाँ वेडनेसडे सही है। अच्छा जी दानियाल क्यों नहीं रिकनसाइल हुआ आपका? जानी हमारा तो यहाँ पे रिकनसाइल्ड है बिल्कुल। हाँ बेटा वापस रीड कर, मेरा जान इंग्लिश का मसला है, वापस कर। कंपनीज अलग अलग हैं, ये देखो जरा, मैं कुछ नहीं बता रहा, आगे सॉल्व करो जल्दी से। जी जी बिल्कुल होगी जानी। अच्छा भाई यही आ रहा है रेंटल। अगर मैं पर जनरेटर का देखूं, आपने जो रेंटल निकाला यू हैव टू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यही है 131426। अच्छा जी बट मसला ये है कि उसने जो ये रेंटल निकाला है, हाँ जी प्लीज सुनिएगा, उसने ये जो रेंटल निकाला है
ये कौन से रेट पे निकाला है? इम्प्लिसिट पे, और वो रेट है इम्प्लिसिट कितना? 8%। अब देखें, कॉन्ट्रैक्ट या रेंटल चेंज नहीं हो सकता, बट आपकी अकाउंटिंग चेंज हो सकती है। अब आपने अज्यूम ये करना है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये रेंटल एम्बेडेड है। अब ये देखें कि अगर यही रेंटल 12% पे निकाला जाता तो वो एसेट की वैल्यू क्या होती? तो आपने इसी रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू ली, मार्केट रेट पे तो ये आ गई। अच्छा, जस्ट टू कंफर्म कि आपके वो सारे की सारी क्वांटिटी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप इसको काम ये करें, कितनी आई अमाउंट? जानी जल्दी बता दो। 479023। चेक कर लो, यही है। अच्छा भाई, फिर आपने किया ये कि आपको पता है कि रेंटल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो प्लीज वो भी मल्टीप्लाई 1525। ये कितना आ गया सम? 49427। अच्छा, वैसे भी देखें तो ये आ गया 49427। आप लोगों का भी यही है? 55427। ऐसा ही है? अच्छा भाई यार, बहुत सुकून से तामुल से इस बात को समझें। आप लोगों ने एंट्रीज बना ली हैं? आई डाउट कि गलत बनाई होगी, चेक कर लेते हैं ना गलत। अच्छा पहले बताओ, ये अमाउंट तो सही है ना? 55427, ये वाली जो साइड में आ रही है 12 जनरेटर्स की, तुम लोगों ने बताई है मुझे। भाई ये कह रहे हैं 459 आ रहा है। रेजिडुअल वैल्यू किस रेट से डिस्काउंट किया आपने? सर हर चीज में डिस्काउंट करूंगा मार्केट रेट से। मैं बोलूंगा अगर ये सारी चीजें ऑफर की जाती मार्केट रेट के ऊपर, तो उस एसेट की आज वैल्यू क्या होती? मैं कह रहा हूं ये वैल्यू चेक कर लें प्लीज, कि मैं अगर 4619897 को मल्टीप्लाई करूं 12 से, 5-6 रुपए का है ना, जेब से डाल दियो, उसका मसला नहीं है, उसका इशू नहीं है। बात क्लियर है जी? मैंने पर जनरेटर की वर्किंग की हुई है, पर क्यूमुलेटिव अकाउंटिंग करनी है तो वेरी सिंपल, कि आप सिंपल क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं 12 से। मैं तभी कह रहा हूं कि टोटलिटी में देख लें क्या आपका ये आंसर मैच हो रहा है। आज ही ऑनलाइन में तो जिंदा हो। अच्छा ऑनेस्टली बताना, अम्मी की कसम है कि कितने लोगों का ये भी सही नहीं था? सबका सही था यहां तक? नहीं था सही? चलें जी, ये तो हो गई बात यहाँ पे। यानी हम ये कह रहे हैं कि सर अगर मार्केट रेट पे ऑफर किया जाता तो इन तमाम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू ये होती, यानी ये एसेट की वैल्यू ये होती अगर ऑफर किस पे होती, मार्केट रेट पे। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताएं, मुझे अब एक एंट्री बनानी है। मैंने कहा कि सर मुझे करना है NIFL को डेबिट। अब समीर, NIFL डेबिट कितने से होगा, जल्दी बता दे। 4942। चलें जी, आप सही कह रहे हैं, 494276 अगर मैं इसके हिसाब से चलूं जो ऊपर मैंने किया है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके अंदर दो प्रिंसिपल्स हैं मेरे हिसाब से। एक वो प्रिंसिपल जो रेंटल के जरिए कवर होगा, और एक वो रेजिडुअल वैल्यू। पर रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड अनगारंटीड दोनों? दोनों, क्योंकि हम लेसर की अकाउंटिंग कर रहे हैं। चलिए जी भाई, ये बात तो याद रहेगी ना? अच्छा, कोशिश ये की कि सारे कॉन्सेप्ट एक ही जगह डाल के बंदा रिवाइज कर ले। अब आगे मुझे बताओ, क्या कोई तुम्हें डाउन पेमेंट मिली है? अच्छा, अब जब तुम्हें डाउन पेमेंट मिली है, वो है 6 लाख रुपए की, वो दिस इज नॉट योर रिसीवेबल, ऐसा ही है, वो ये आ गया। अच्छा भाई, अब मैंने सेल्स बुक की और वो इसी का सम है 5542। कितने लोगों ने ये एंट्री सही बनाई थी?
बस बाकी अभी अभी करेंगे ना, पहले तो हमने बुक किया ना। अच्छा जी, पर पहले आप COGS भी बुक करें 4.8 मिलियन। यही है। अच्छा जी, अब एक और बात सर, इन सारी चीजों के बाद एंट्री सही थी, अमाउंट मैच नहीं थी, ओके जी, मतलब बाकी बचा क्या इधर। अच्छा भाई सुनिएगा, अब सर हमने ये किया कि भाई मुझे इतना पता है कि सेल्स में से कुछ पोर्शन सामने वाले ने गारंटी, तो क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है तो मुझे काम ये करना है कि अनगारंटीड पोर्शन को यहां से रिवर्स करना है। पर क्या वो मेरी रिकवरी नहीं है? NIFL में रहेगा, सेल्स में नहीं होगा। तो हमने सिंपल एक काम किया, सेल्स को डेबिट किया। अच्छा अब ये देख लेते हैं कि वो कैसे निकलेगा, प्लीज सुनिएगा। अच्छा वैसे टोटल रेजिडुअल वैल्यू कितनी है पर जनरेटर, है ना? अच्छा हमने किया ये कि 20,000 की टोटल रेजिडुअल वैल्यू को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, सबकी आ गई। रेट कितना है? मार्केट रेट सही है, 1.12 की पावर। अच्छा सुनिएगा, अनगारंटीड का पोर्शन कितना है और इसकी पावर आ गई 4। कितना आया आंसर? 38,131। यानी आप कह रहे हैं टोटल रेजिडुअल वैल्यू में से जो कि ऊपर सेल्स बुक हुई हुई है उसके अंदर इतना पोर्शन गारंटीड, तो मैं सेल्स रिवर्स कर दूंगा तो लॉस ही आएगा, तो उसी के साथ साथ क्या रिवर्स करूं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। 38,131 यही है जी। और IDC एक्सपेंस करते हैं भाई। कितना है जी? ठीक हो गया जी। हाँ, अगर यही सवाल हम लेसी के पर्सपेक्टिव से करेंगे तो उसकी जात पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। अगर IDC उसने गलत गलत IDC उसने पे की होगी तो वो ऐड कर देगा उसके हिसाब से। लेसी को कभी भी यहाँ प्रोजेक्ट नहीं करना, उसकी नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, उसको कोई गर्ज ही नहीं है कि मेरा लेसर मैन्युफैक्चर डीलर लेसर है या नॉर्मल लेसर है। हाँ भाई बात क्लियर है। अब इसके ऊपर शेड्यूल तो बन जाएगा ना, बहुत सिंपल शेड्यूल है, इसमें कोई मसले मसाइल नहीं है। सही है जी। जी लेसी को अगर भाई, एक मैं सवाल सुन लो जी सब सारे बच्चे। हाँ जी, तो लेसी को पता नहीं होगा तो वो अपना इंक्रीमेंटल लेगा। लेसर तो बोल रहा है मैं 8% दे रहा हूं, उसको नहीं पता। अबे मुझे एक बात बता, मैं एक लेसर हूँ, दुकान चला रहा हूँ, मेरे को नहीं पता होगा आंखों में पट्टी बांध के एसिड लेके गया था क्या? 8% पे लगा रहा हूँ, आइडियली ये 8% विल बी इक्वल टू अ मार्केट रेट, पर इफ दिस इज नॉट द केस तो मैं अकाउंटिंग किस पे करूंगा? मार्केट रेट पे। यही तो सीखा है। आइडियली लीज होती किस पे? मार्केट रेट पे। इफ दिस इज नॉट द केस तो आप किस पे जाएंगे? मार्केट रेट पे। और एक और भी याद रखना चीज, इवन तो तुम्हारा मार्केट रेट कम है और तुम्हारा लीज का रेट ज्यादा है तो तुम अकाउंटिंग किस पे करोगे? ज्यादा वाले पे। आर्टिफिशियली लो अलाउड नहीं है, ज्यादा अलाउड है, क्योंकि वो आपका अपना जेन्युइन गेन है ना। आप टोपी ड्रामे नहीं कर सकते आर्टिफिशियली लो करके। मार्केट रेट से ज्यादा पे तुमने लीज किए तो उस पर अकाउंटिंग होगी ना। सवाल में पास पेपर में आया हुआ है ऐसा, एक है ऐसा सवाल जिसमें मार्केट रेट कम है और इम्प्लिसिट रेट क्या है, तो तुम अकाउंटिंग उस पर करोगे। ये क्यों है? ताकि आप मार्केट में बाकी बिजनेस को खराब नहीं करें, क्योंकि रिकवरी तो आप उतनी कर रहे हैं ना, आप बिला वजह बेवकूफ बना रहे हैं सामने वाले को। बात समझ आ रही है? इसको अवॉइड करने के लिए बिल्कुल सेट है। ओके जी भाई, ये लीज को यहां तक रखते हैं। सही है जी। एक एक सवाल भेजा करूंगा विद सोल्यूशन, उसको देख लेना। सही है जी। और उसमें कुछ एडिशनल चीजें होंगी इन सेंस के थोड़ी सी टेक्निकल के भाई, जिसमें थ्योरी के एलिमेंट्स भी कवर हुए होंगे, तो वो इंशाल्लाह पे आपको भेजता हूँ। अगला टॉपिक होगा कंसोलिडेशन, वो भी डाल दूंगा।
सही है।